एफएसएसए एक्ट 2006 या फिर एफएसएसए 2006 लेक्चर नंबर 1। या तो आप बोलोगे एफएसएसए एक्ट 2006 या बोलोगे आप एफएसएसए 2006। अगर आप एक्ट बोल रहे हो तो ए नहीं बोलोगे, ए बोल रहे हो तो एक्ट नहीं बोल रहे हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट और काम की बात थी जो अक्सर लोगों को पता नहीं होती है। वो बोलते हैं एफएसएसए एक्ट 2006, नहीं। या तो आप बोलोगे एफएसएस फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 या फिर आप बोलोगे एफएसएसए 2006 यानी कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006। 6 क्यों? क्योंकि 6 में ही लॉन्च हुआ था, इनैक्ट हुआ था, एसेंट हुआ था। ओके, शुरू में प्रीवियस लेक्चर्स के कुछ स्लाइड चलेंगी बिकॉज मैंने इसको इस तरीके से स्ट्रीमलाइन किया, इस तरीके से इसको बनाने की कोशिश की कि आपको एक टॉपिक में क्लैरिटी पूरी मिले। जब मैं कुछ लेक्चर्स के कुछ अंश पीछे से उठाऊंगा इसका मतलब यह है कि आपको पूरा मैं कंप्लीट लेक्चर्स देना चाह रहा हूं ताकि अगर आपने एफएसएसए एक्ट 2006 के सारे वो मेरे लेक्चर्स देख लिए तो आपके एवोल्यूशन जेनेसिस भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो ये कहानी शुरू होती है इन अर्ली 1988 से। 1988 की कहानी है जब पीएम काउंसिल ऑन ट्रेड एंड इंडस्ट्री अपॉइंटेड अ सब्जेक्ट ग्रुप ऑन फूड एंड एग्रो इंडस्ट्रीज हैड रिकमेंडेड फॉर वन कॉम्प्रिहेंसिव लेजिस्लेशन ऑन फूड विद द फूड रेगुलेटरी अथॉरिटी फॉर बोथ डोमेस्टिक एंड एक्सपोर्ट। ये कहानी कहां से शुरू होती है? 1988 से। 1988 तक पीएम काउंसिल ट्रेड एंड इंडस्ट्री ने एक सब्जेक्ट ग्रुप अपॉइंट किया था फूड और एग्रो इंडस्ट्रीज में। उसने क्या कहा था? उसने कहा था कि एक कॉम्प्रिहेंसिव लेजिस्लेशन होना चाहिए फूड पे और एक फूड रेगुलेटरी अथॉरिटी होनी चाहिए डोमेस्टिक के लिए भी और एक्सपोर्ट यानी कि इंडिया के लिए भी, इंटरनेशनल अगर वो एक्सपोर्ट कर रहा है कोई तो उसके लिए भी एक ही रेगुलेटरी अथॉरिटी होनी चाहिए। तो आप जानते होंगे कि आजकल का आज में जो एक्ट है एफएसएस एक्ट वो यही है, वन कॉम्प्रिहेंसिव लेजिस्लेशन जो बात की गई थी 1988 में। आप देख रहे हो कितना पुराना ये एक्ट की नींव रखी गई थी और जो आप एफएसएसआई देख रहे हो वो 1988 की कहानी है जब कहा गया था कि एक सब्जेक्ट ग्रुप ने रिकमेंड किया था कि फूड रेगुलेटरी अथॉरिटी होनी चाहिए डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट दोनों की। फिर आप भी जानते हो कि जब कोई चीज सरकार में चलती है तो बहुत तेजी से नहीं चलती है, वो धीरे धीरे टपक टपक करते हुए आगे बढ़ती है। फिर 1988 के बाद कहानी आती है 2004 पे। Joint Parliamentary Committee on Pesticide Residues in its report in 2004 emphasized need to converge all present food laws and to have a single regulatory body। क्या था कि Joint Parliamentary Committee on Pesticide Residues, पहले क्या होता था एफएसएस एक्ट 2006 से पहले क्या होता था कि पेस्टिसाइड रेजिड्यूज की जो कमेटी होती थी ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती थी। इसी में कुछ रेगुलेशन अमेंडमेंट्स इसमें ही चीजें चलती थी और इसमें फूड सेफ्टी का काम होता था। बट जब ये एक्ट आया तो ये सब चीजें खत्म हो गई, अब एक्ट ही सब कुछ है। तो उसने क्या कहा कि 2004 में कहा कि देयर इज अ नीड टू कन्वर्ज ऑल प्रेजेंट फूड लॉज। क्या कहा कि जो भी आज के मौजूदा दौर में एक्ट है, लॉज है, ऑर्डर्स हैं, उन सबको कन्वर्ज कर दो, एक साथ कर दो और एक एक्ट बना दो। कौन सा एक्ट? जो आज हम एफएसएस एक्ट जानते हैं। तो वो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने भी सेम बात कही कि जो भी सारे एक्ट्स हैं, लॉज है, उन सबको एक बना दो और एक सिंगल रेगुलेटरी बॉडी होनी चाहिए। मतलब एक बॉडी, खाली एक बॉडी हो जहां पर आदमी जाए और काम हो जाए, वो बॉडी आज के दौर में आप जानते हो एफएसएस है। तो 1988 के बाद कहानी है 2004 में। उसके बाद फिर स्टैंडिंग कमेटी ऑफ पार्लियामेंट ऑन अप्रैल 2005 इन इट्स 12th रिपोर्ट एक्सप्रेस दैट मच नीडेड लेजिस्लेटर ऑन इंटीग्रेटेड फूड लॉ शुड बी एक्सपीडिएटेड। मतलब फिर उसके बाद जब कहानी चली 2004 के बाद 5 मई जो स्टैंडिंग कमेटी होती है पार्लियामेंट की, उसने अप्रैल 2005 में अपनी 12वीं रिपोर्ट में कहा कि जो आप बातें कर रहे हो ठीक है, 1988 में बात की, 4 में बात की, ये बात तो सब ठीक है, जायज, बहुत बढ़िया है कि एक बॉडी होनी चाहिए, एक लॉ होना चाहिए, सारे खत्म कर दो, सब मर्ज कर दो, बट ये करो और इसको जल्दी करो। ये कहा किसने? इसने कहा स्टैंडिंग कमेटी ऑफ पार्लियामेंट ने। शुड बी एक्सपीडिएटेड। एक्सपीडिएट मतलब इसको तेजी से बढ़ाओ। भाई आप जो कह रहे हो ठीक है, सब जायज, सब बहुत बढ़िया है, मजा आ रहा है सुन के, चीज अच्छी है कि बहुत सारे लॉ है, खिचड़ी मची पड़ी है, हम एक लॉ बना देते हैं जो, और एक बॉडी बना देते हैं जो पूरे इंडिया को देखेगी और एक्सपोर्ट को देखेगी उसका, और एक एक्ट बना देते हैं जो वो एक्ट उस बॉडी को गवर्न करेगी। ये पूरी कहानी ठीक है आपकी, सब जायज है, लेकिन इसमें काम करो। कभी 88 में बात चलती है, 2004 में चलती है, 2005 में भी कुछ नहीं हुआ, तो उसने कहा करो तो जल्दी से जल्दी इस पर काम होना चाहिए। फिर क्या होता है? फिर एकदम से यूपी गवर्नमेंट बिल आती है, उस बिल का नाम होता है फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड बिल 2005, हालांकि पार्लियामेंट लोकसभा में ऑन 25 अगस्त 2005। अब एक कहानी जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पहले जो आता है ना किसी भी चीज का, वो बिल आता है। बिल जब आता है तो उसके बाद ही वो एक्ट बनता है। अब कैसे बिल आएगा मैं आपको बताऊं। तो जब बिल आता है तो बिल सबसे पहले राज्यसभा में जाता है, ठीक है, जो कि यहाँ पर गया था 25 अगस्त 2005 को बिल राज्यसभा में 2005 में पहुंच गया था। जब बिल पहुंचता है किसी भी हाउस में तो वो डायरेक्टली पास नहीं होता। ऐसा नहीं है कि आप बिल आया वो पास हो गया, उसके लिए वोटिंग होती है।
वोटिंग से पहले डिस्कशन होते हैं, तो डिस्कशन में अगर कुछ अमेंडमेंट्स करने होते हैं, कुछ चीजें चेंज करनी होती है, तो वहां पर वो डिस्कशन चलता है। तो इसके बाद बिल को भेजा गया रेफर्ड सेलेक्ट कमेटी के लिए, और फाइनली बिल वॉज पास बाय लोकसभा ऑन 26 जुलाई 2006। फिर वो जो बिल था वो दोबारा से सेलेक्ट कमेटी में जाता है, बिल वापस आता है और लोकसभा में वो पास हो जाता है। लोकसभा में पहला बिल पास होता है पहली बार 26 जुलाई 2006 को। अभी भी बिल एक्ट नहीं बना। फिर राज्यसभा में जाता है बिल, और राज्यसभा में बिल पास हो जाता है 2 अगस्त 2006 को। अब कहाँ गया? अब गया वो राज्यसभा को अपर हाउस भी कहते हैं, लोकसभा को लोअर हाउस भी कहते हैं। तो राज्यसभा में बिल जाता है, ये बिल पास हो जाता है 2 अगस्त 2006 में, राज्यसभा में बिल पास होता है। अभी भी बिल एक्ट नहीं बना है, वेरी इंपॉर्टेंट। द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 रिसीव्ड द एसेंट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन 23 अगस्त 2006। अब बिल एक्ट बन गया। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 को जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उनका एसेंट यानी कि उनके सहमति, उनकी रजामंदी मिल गई थी, उनके सिग्नेचर्स हो गए थे, और इसलिए फूड सेफ्टी का जो बिल स्टैंडर्ड का बिल चल रहा था, वो फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड का बिल चल रहा था, वो एक्ट में तब्दील हो गया। कब? 23 अगस्त 2006। बहुत इंपॉर्टेंट डे है, बहुत इंपॉर्टेंट मंथ है, बहुत इंपॉर्टेंट ईयर है, इसलिए इसको हम FSSA 2006 कहते हैं, या FSS एक्ट 2006 कहते हैं, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड 2006। हम वही साल कहेंगे जिस साल एक्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से साइन होता है, वो साल वो बिल उस साल वो उस साल एक्ट माना जाता है। यानी कि अगर एक्ट आपका 2006 है, इसका मतलब है कि उस साल प्रेसिडेंट के सिग्नेचर होते हैं और उस साल बिल एक्ट बना था। बिल जब एक्ट बनता है उसके बाद वो इनएक्ट होता है, उसके बाद वो एनफोर्स होता है। अब इनएक्ट का मतलब होता है एक्ट बनना, असेंट टू जिसे कहते हैं, या जिसे कहते हैं आपका इनएक्टेड, वो और केम इनटू फोर्स। एनफोर्स होने में टाइम लगता है। भाई कोई भी बनाया, आप कोई घर में बात लागू करते हो तो टाइम लगता है उसे लागू होने, 1 महीना 2 महीना। लागू होने वाले दिन को अलग कहते हैं, उसको कहते हैं केम इनटू फोर्स। बट हमेशा याद जो रखा जाता है साल, जो साल जिससे जाना जाता है वर्क को, उसी से जाना जाता है जिस साल प्रेसिडेंट ने सिग्नेचर किए। तो 23 अगस्त को बिल एक्ट बन जाता है, प्रेसिडेंट का सिग्नेचर हो जाते हैं, और आपका बिल एक्ट बन गया। तो बिल एक्ट कब बनता है? लोकसभा, राज्यसभा, फिर प्रेसिडेंट के बाद जाता है, प्रेसिडेंट सिग्नेचर कर देते हैं, उसके बाद वो एक्ट बन जाता है, जो कि बना 23 अगस्त 2006। बिल बिकेम एक्ट एंड नोन एज एक्ट 34 ऑफ 2006 डेटेड 23 अगस्त 2006। बिल एक्ट बन गया, और उस एक्ट होगा एक्ट 34 ऑफ 2006। ये एक्ट 34 ऑफ 2006 का मतलब क्या? कुछ नहीं मतलब है, उस साल 33 एक्ट पहले आ चुके थे, ये 34वां एक्ट था 2006 का, तो इसको लिख दिया एक्ट 34 ऑफ 2006। डेट इंपॉर्टेंट है, ईयर इंपॉर्टेंट है, मंथ इंपॉर्टेंट है, और कुछ इंपॉर्टेंट। अब एक्ट चल रहा था, अभी भी चल रहा है, पर एक्ट में कोई भी अमेंडमेंट्स नहीं हुए, बहुत अमेंडमेंट हुए नहीं है। एक अमेंडमेंट हुआ पहली बार, और वो अमेंडमेंट था जन विश्वास अमेंडमेंट ऑफ प्रोविजन एक्ट 2023 with effect from 11th August 2023। तो 11th August 2023 को पहली बार अमेंडमेंट होता है किसका? FSS एक्ट 2006 का। किसके थ्रू? जन विश्वास अमेंडमेंट ऑफ प्रोविजन एक्ट 2020। ठीक है, तो अभी तक एक्ट में अमेंडमेंट नहीं होता, लेकिन पहली बार कब होता है? 2023 में। किसके थ्रू होता है? जन विश्वास अमेंडमेंट ऑफ प्रोविजन एक्ट 2020 के थ्रू होता है। इसमें क्या क्या होता है, क्या था, इसके मैं क्लैरिटी आपको दूंगा। उससे पहले एक चीज है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक मेरा प्रीमियम टेलीग्राम ग्रुप मैंने बनाया है। वो ग्रुप बनाने की जो पीछे की वजह थी, वो एक वजह थी कि बच्चों के पास कोई ग्रुप नहीं था कि पढ़ने के लिए ग्रुप हो। ठीक है, चिट चैटिंग के लिए ग्रुप है, डिस्कशन के लिए ग्रुप है, बट पढ़ने के लिए ग्रुप नहीं था। मैंने एक ऐसी स्पेस क्रिएट की टेलीग्राम पे जो सिर्फ 99 रुपीज में है, और लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ। इस ग्रुप में आपको क्विज़ेस मिलते हैं, कुछ स्टडी मटेरियल्स मिलते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पीडीएफ नोट्स मिलते हैं, 10% डिस्काउंट मिलता है। मान लो कोई आगे मैं फ्यूचर में कोई बुक लॉन्च करता हूँ, या मैं फ्यूचर में आपको आगे मॉक टेस्ट सीरीज लॉन्च करता हूँ, उस पर आपको हर किसी पे 10% का डिस्काउंट एक्सक्लूसिव फॉर मेंबरशिप मिलता है। पर्सनल 1-to-1 इंटरेक्शन मिलता है, वीकली डिस्कशन, मंथली 1 मीट और गूगल मीट मिलता है एफएसओ टॉपर्स के साथ, जो एफएसओ ऑफिसर्स हैं उनके साथ आपका डिस्कशन कराऊंगा। ऑल एफएसओ फूड रिलेटेड प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स अवेलेबल होते हैं, नोटिफिकेशंस आते हैं आपके टेलीग्राम ग्रुप पे, इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आते हैं, और कैरियर काउंसलिंग होती है। तो बहुत ज्यादा इसमें प्रीमियम फीचर्स हैं, बेनिफिट्स हैं, फायदे हैं इस ग्रुप को लेने के। इफ यू आर इंटरेस्टेड, आप इस नंबर पे 9818501899 पे मुझे पिंग करें, मैं आपको इसका लिंक भेज दूंगा, और आज में ज्वाइन होके अपनी तैयारी को सीरियस स्टूडेंट्स इसमें ज्वाइन सारे हो गए हैं, सारे हो रहे हैं, मतलब अराउंड 65-70 स्टूडेंट्स इसमें हो गए, और धीरे धीरे लोग ज्वाइन हो रहे हैं इसमें, स्टूडेंट ज्वाइन हो रहे हैं, क्योंकि बहुत अच्छा एक स्पेस दे रहा हूँ मैं पढ़ने के लिए, जो आपको प्रिपरेशन में काम है। एक इंपॉर्टेंट चीज जो मैं बताने देना चाहता हूँ आपको, पहले एक हेल्पलाइन नंबर है मेरा। जब भी कभी आपको दिक्कत हो किसी किस्म की, मतलब आपको दिक्कत हो रही, क्लासेस आप ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, आपको पीडीएफ नोट्स नहीं मिल रही, कुछ भी दिक्कत है, टेक्निकल दिक्कत, तो नंबर है 7563941307। सेव कर लो अपने फोन में, किस नाम से?
शाहवार चौधरी एडटेक हेल्पलाइन, ठीक है। ये हेल्पलाइन कहाँ है? सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल हेल्पलाइन। बाकी कुछ भी दिक्कत है, आपको कोई कंटेंट समझ नहीं आ रहा, कोर्स समझ नहीं आ रहा, आपको कुछ मुझसे बात करनी है, आपको कोई कंसेप्ट समझना है, तो उसके लिए मैं आपके लिए हमेशा अवेलेबल हूँ। 9818501899 या मेरा नंबर सेव कर लिए शाहवार चौधरी सर के नाम से, और ये आपको मैं डायरेक्ट कन्वर्सेशन, आप मुझे कॉल भी कर सकते हो, मैं कई बार कॉल पिकअप ना करूँ तो व्हाट्सएप पर पिंग करते हैं कि सर मुझे आपसे बात करनी है, तो आई विल गिव द रिक्वायर्ड टाइम, ठीक है। और अगर आपको ये ज्वाइन करना है व्हाट्सएप सॉरी टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप, तो आप मुझे इस पे मैसेज कर सकते हैं, आई विल गिव यू द लिंक। सर WEF मीन्स, WEF इज विथ इफेक्ट फ्रॉम। निकिता, WEF इज विथ इफेक्ट फ्रॉम, इस दिन से लागू, विथ इफेक्ट फ्रॉम, ओके ग्रेट। सो अगर किसी को ज्वाइन करना है ये वाला ग्रुप, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ग्रुप, मेरा पर्सनल सजेशन आप सब ज्वाइन करो, जो भी ज्वाइन नहीं हो रखे, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। प्रिपरेशन में आपको एक भी चीज इंपॉर्टेंट मिलती है, आप उसको ज्वाइन करें। फीस मैंने नहीं रखी है, इसमें किसी को इश्यू नहीं होने का, लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ 90 ओके। हम आगे बढ़ते हैं। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिल एक्ट इज टू ब्रिंग आउट सिंगल स्टैट्यूट रिलेटिंग टू द फूड एंड टू प्रोवाइड फॉर अ सिस्टमैटिक एंड साइंटिफिक डेवलपमेंट ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। मेन ऑब्जेक्टिव क्या था बिल का लाने का? बिल के पीछे का मकसद क्या था? वो यही था। जेनेसिस क्या था? जेनेसिस एक टॉपिक होता है, जेनेसिस रेवोल्यूशन। जेनेसिस बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एफएसआई में आता है। जेनेसिस का मतलब था ओरिजिन कैसे हुआ, इसका इंस्टीट्यूट था, इसका मतलब क्या था लाने का? इसका सिंपल मतलब था कि एक सिस्टमैटिक और साइंटिफिक डेवलपमेंट हो सके फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री पे। जो भसड़ मची पड़ी है, खिचड़ी मची पड़ी है एक्ट एंड ऑर्डर्स की, ये खत्म हो सके। एक सिंगल पॉइंट हो एक्ट का और एक सिंगल पॉइंट हो बॉडी का, अथॉरिटी का, वो होना चाहिए। इट प्रपोज टू एस्टैब्लिश द एफएसएसआई, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, which will fix food standards, regulate, monitor the manufacturing, import, processing, distribution and sale of food so as to ensure the safe and wholesome food for the people. The Food Authority will be assisted by scientific committees and panels in fixing standards and by a central advisory committee in prioritization of the work. बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत गौर से सुनना इस बात को। हालांकि ये चीजें मैं एफएसआई में कंप्लीट कराऊंगा, पर यहाँ भी आप सुन लो कि फूड अथॉरिटी में दो इंपॉर्टेंट कमिटीज होती है, साइंटिफिक कमिटी ऑफ पैनल्स और दूसरा आपका सेंट्रल एडवाइजरी कमिटी। साइंटिफिक कमिटीज ऑफ पैनल्स क्या काम करते हैं? वो करते हैं आपके स्टैंडर्ड्स को फिक्स करते हैं और स्टैंडर्ड्स को बनाते हैं। सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी जो है एफएसआई, वो प्रायोरिटाइजेशन ऑफ वर्क का काम करती है। मतलब कौन सा वर्क जरूरी है, कौन सा वर्क कब होना है, मतलब सॉर्ट ऑफ ये काम स्ट्रीमलाइन करने में, एक लिंक बनाने में व्हील की तरह काम करती है। कि एफएसआई कुछ बोल रहा है तो सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी जाएगी साइंटिफिक पैनल्स के पास और बोलेगी ये वाले ये स्टैंडर्ड्स बनने हैं। तो सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी का काम होता है प्रायोरिटाइज करना वर्क को, कौन सा काम कब होना है, कैसे होना है, ये काम सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी का। और पैनल और साइंटिफिक कमेटीज का सिंपल काम है फिक्सिंग स्टैंडर्ड। द एनफोर्समेंट ऑफ दिस लेजिस्लेशन विल बी थ्रू द स्टेट कमिश्नर्स फॉर द फूड सेफ्टी फॉर फूड सेफ्टी, हिज ऑफिसर्स एंड द पंचायती राज म्युनिसिपल बॉडी। एक और क्वेश्चन जो आता है, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है, ये क्वेश्चन भी आता है। क्वेश्चन ये है कि एनफोर्समेंट कौन करेगा रेगुलेशन का? भाई इतना बड़ा एक्ट है ये पूरे इंडिया के लिए। तो एक बहुत क्वेश्चन दिमाग में आता है कि एफएसआई करेगा। ठीक है, एफएसआई करेगा, बट एफएसआई के पास तो मैन पावर ही नहीं है। अगर पूरा एक्ट अपने अंडर में ले ले तो एफएसआई को चाहिए कम से कम 10,000 एम्प्लॉइज, पैसा नहीं है। तो एफएसआई ने क्या कहा, मैं तो हूं, एफएसआई तो है इसको रेगुलेट करने के लिए और इसको एनफोर्स कराने के लिए। एफएसआई तो इसके पेरेंट बॉडी है, लेकिन जो स्टेट के कमिश्नर्स है फूड सेफ्टी के, वो भी उतने ही इंपॉर्टेंट है, उनके ऑफिसर्स। और पंचायती राज और म्युनिसिपल बॉडीज, यानी कि पंचायती राज में म्युनिसिपल बॉडीज में जो भी ऑफिसर्स इंस्पेक्टर्स है, वो भी उतने ही सब जरूरी है इस एक्ट को रेगुलेट करने के लिए जितना एफएसआई मैं खुद हूं। ठीक है, तो सारे मिलकर एफएसआई एक्ट को रेगुलेट कराते हैं। The bill incorporates the salient provisions of PFA, Prevention of Food Adulteration Act 1954, and is based on international legislation, instrumentalities and codex alimentary commission related to food safety norm। तब ये क्या कहानी है? ये जो बिल आया था, ये जो एक्ट है, ये आपके जो PFA है, प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन, बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट हुआ करता था। ये एक्ट एफएसएसए एक्ट से पहले चला करता था, यानी कि इंडिया में जो एक्ट चलता था 6 से पहले वो PFA चला करता। PFA कब आया था? 1954 में आया था और ये लागू 1955 में हुआ था। केम इनटू सॉरी ये आ तो लागू तो ये 54 में हो गया था, लेकिन ये केम इनटू फोर्स, यानी कि ये संचारू रूप से चला था ये 1955। तो प्लस इस बिल ने और इस एक्ट ने इंटरनेशनल रेगुलेशन और कोडेक्स एलिमेंटरीज कमीशन, इन सब का मिलकर ये एक्ट बना था। तो पीएफए एक्ट और कोडेक्स एलिमेंटरीज की बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें रखी गई। जब कोडेक्स एलिमेंटरीज कमीशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये मैं आपको इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और नेशनल बॉडीज ऑर्गेनाइजेशन जब मैं कराऊंगा तब उसमें बहुत इजीली बहुत अच्छे से कराऊंगा। बेटा थोड़ा समझो कि कोडेक्स एलिमेंटरीज कमीशन बहुत इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो एफएओ और डब्ल्यूएचओ ने बनाई है।
FAO मतलब फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, WHO मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। कैग कोडेक्स लिमिटेड कमीशन कब आया था? 1963 में आया था। इंडिया इसका मेंबर कब बना था? 1954 में इंडिया इसका मेंबर, सॉरी 1963 में ये आया था, 1964 में इंडिया इसका मेंबर बना। ठीक है। FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर का रोम में, इटली में, और WHO का जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। कैग का हेडक्वार्टर का है? कैग का हेडक्वार्टर रोम, इटली। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बातें थी जो मुझे आपको बतानी थी। ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें जो आप पढ़ सकते हो, बहुत कुछ इसमें है नहीं खासा। ऐसा नहीं है कि मैं आपको कुछ ऐसी चीज बता दूंगा जो आपको नहीं समझ आ रही, या पढ़ लेना, इसलिए मैंने यहाँ पर लगा दिया। अब जन विश्वास अमेंडमेंट एक्ट जो अब आया था, जो मुझे आपको बताना है, ठीक है, जन विश्वास अमेंडमेंट, ये वो अमेंडमेंट था। तो जन विश्वास अमेंडमेंट आया था 2023 में। और ये क्यों आया था? इसने ही सबसे पहले, अभी तक जो भी इंडिया में FSS एक्ट चल रहा था, उसको अभी तक अमेंड नहीं हुआ था। वो अभी तक सेम चल रहा था जैसा वो बना था 2008 में, 6 में, ऐसे अब तक वो चलता रहा था। बट 2023 में पहली बार उसको अमेंड किया गया। अमेंडमेंट किसके थ्रू हुआ था? जन विश्वास अमेंडमेंट एक्ट 2023। जन विश्वास अमेंडमेंट एक्ट 2023, ये इंपॉर्टेंट, आपको बस ये याद रखना है किसके थ्रू अमेंड किया गया था, कब अमेंड किया गया था, और कौन कौन सी चीजें अमेंड की गई थी। इसके अलावा ये चीजें मैंने आपको इसलिए लिख दी है ताकि आपको थोड़ा सा पढ़ने में मजा आए। तो हुआ क्यों था जन विश्वास अमेंडमेंट एक्ट? ये होता है ईज ऑफ लिविंग एंड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की वजह से। जब ये बिल अमेंडमेंट एक्ट आया था, तो इसमें ये कहा गया था कि थोड़ा सा बिजनेसमैन को थोड़ी सी सहूलियत देने के लिए हमें थोड़ी सी चीजें चेंज करनी पड़ेगी। जैसे उनके लिए बिजनेस को आसान बनाया जाए। बिजनेस को मुश्किल अगर आप बनाओगे तो बिजनेसमैन सर्वाइव कैसे करेगा? सेकेंडली, बिजनेसमैन के पास 10 और एम्प्लॉय, 100 एम्प्लॉय, 1000 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, उनकी रोजी रोटी चलती है, घर चलता है, तो उनको डिस्टर्ब ना करने के। पर ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी करते फिरो, पर यह है कि छोटे मोटे अगर आप गलती करो तो उसके लिए आपको बड़ी सजा ना मिले। इसलिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का फंडा आया था। इसमें क्या कहता है? बिल प्रपोजेस टू अमेंड 183 प्रोविजन इन 42 सेंट्रल एक्ट्स एडमिनिस्ट्रेटेड बाय 19 मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट्स कवरिंग वेरियस डोमेन्स सच एज एनवायरनमेंट, एग्रीकल्चर, मीडिया, इंडस्ट्री, ट्रेड, IT, कॉपीराइट, मोटर व्हीकल, सिनेमेटोग्राफी, फूड सेफ्टी। फूड सेफ्टी कोई जन विश्वास नहीं अमेंड किया था, जो हम पीछे आपको बता रहे हैं। ठीक है, बिल में क्या ऑब्जेक्टिव था? मेन ऑब्जेक्टिव था इसका डिक्रिमिनलाइज करना माइनर ऑफेंसेस को, यानी कि जो छोटे मोटे ऑफेंस होते हैं उनको डिक्रिमिनलाइज करना, यानी कि क्रिमिनल, यानी कि जो वो ऐसे जो अपराधी की श्रेणी से हटा के उसको ऐसी श्रेणी में डालना कि भाई ठीक है, थोड़ा बहुत पेनल्टी लगा दो, ये सब लगा दो, बट थोड़ी सी गलती हो गई, आपने उसको जेल भेज दिया, तो वो चीज ठीक नहीं है। तो उसको हटाने के लिए जन विश्वास आया था। अब इसने क्या क्या किया था, ये इंपॉर्टेंट है। मैंने आपसे क्या कहा कि एक्ट कब अमेंड हुआ था, ये इंपॉर्टेंट है। किस अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू अमेंड हुआ था, ये इंपॉर्टेंट है। तीसरा, क्या क्या अमेंड हुआ था, वो इंपॉर्टेंट है। तो हम पढ़ेंगे फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट 2006 में क्या क्या अमेंडमेंट हुआ था। In section 59, in clause 1, the words imprisonment for a term which may extend to 6 months and also with fine which may extend to 1 lakh rupees. The words imprisonment for a term which may extend to 3 months and also with fine which may extend to 3 lakh rupees. मतलब सेक्शन 59 में जो चीजें चेंज हुई थी वो हुई थी इम्प्रिजमेंट, यानी कि जो जेल थी, जो सजा थी 6 महीने की थी और आपका फाइन 1 लाख का था, उसको चेंज करके क्या करा? इम्प्रिजमेंट, यानी कि जेल कर दिया आपकी 3 महीने की, 6 से घटा के 3, और फाइन आपका 1 लाख से बढ़ा के 3 लाख कर दिया। ये चेंज हुआ था सेक्शन नंबर 59 में। सेक्शन नंबर 61 में क्या चेंज हुआ था? 61 में चेंज हुआ था वर्ड पनिशमेंट, द वर्ड पेनल्टी शैल बी सब्स्टिट्यूट, यानी कि पनिशमेंट जो वर्ड लिखा है वहां पर उसमें पेनल्टी लिखो। ठीक है, तो वर्ड पनिशेबल विथ इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 3 months and also with fine which may extend to 2 lakh rupees. The words liable to penalty which may extend to 10 lakh rupees shall be substituted. मतलब पहले जो पनिशमेंट था इम्प्रिजमेंट का उसको हटा दिया गया, पनिशमेंट की जगह पेनल्टी। पेनल्टी पहले कितनी थी? पहले था पनिशमेंट आपका 3 महीने का और आपका फाइन था 2 लाख रुपीज का, उसको हटा के क्या करा? पेनल्टी लगाई कितनी? वो पनिशमेंट हटा दिया और खाली पेनल्टी 10 लाख रुपए की। तो चेंज क्या करा? फाइन पनिशमेंट हटा दिया और पेनल्टी को बढ़ा। सेक्शन नंबर 63 में भी यही करा। इन द मार्जिनल हेडिंग फॉर द वर्ड पनिशमेंट द वर्ड पेनल्टी विल बी सब्स्टिट्यूटेड। पनिशमेंट की जगह पेनल्टी डाल दी। पनिशेबल विथ इम्प्रिजमेंट फॉर टर्म व्हिच मे एक्सटेंड टू 6 months and also with fine which may extend to 5 lakh rupees. The words liable to penalty which may extend to 10 lakh rupees shall be substituted. यहाँ से भी पहले पनिशमेंट हुआ करती थी 6 महीने की और आपका फाइन हुआ करता था 5 लाख का। पनिशमेंट को गायब कर दिया और आपकी पेनल्टी ही कर दी, उसने पेनल्टी को 10 लाख रुपए कर दिया। तो ये चेंजेस थे जो अमेंडमेंट हुए थे FSS एक्ट में 2006 में, जन विश्वास अमेंडमेंट 2023 के थ्रू। क्या क्या हुआ था दोबारा? 59 सेक्शन में हुआ था, 61 में, 63 में। 59 में क्या हुआ था कि 3 महीने की सजा थी और 1 लाख रुपीज की, सॉरी 6 महीने की सजा थी और 1 लाख रुपए का फाइन था, उसको चेंज करके क्या करा? जो सजा थी उसको 3 महीने की करी और जो फाइन था उसको 3 लाख रुपए का करा। सेक्शन नंबर 61 में पनिशमेंट की जगह पेनल्टी लगा दिया और जो आपकी इम्प्रिजमेंट जेल थी वो हटा दी बिल्कुल, और
दूसरी चीज तो आपका फाइन था 2 लाख का, उसको बढ़ा के 10 लाख रुपए कर दिया। सेक्शन नंबर 63 में भी चेंज करा था, क्या करा था, पनिशमेंट की जगह पेनल्टी लगा दी, पनिशमेंट हटा दिया, पेनल्टी वर्ड लगा दिया। जो पनिशमेंट थी आपके इम्प्रिजमेंट उसको हटा दी 6 महीने की, और जो आपका फाइन था 5 लाख रुपए का उसको हटा के उसको हटाया नहीं, उसको चेंज करके 10 लाख। तो पेनल्टी हटा वो सॉरी आपका जेल हटा दी, इम्प्रिजमेंट हटा दिया, और आपका फाइन जो है आपका 10 लाख रुपए। तो ये कुछ चेंजेस थे जो आपके जन विश्वास ने किए थे। बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज है और एग्जाम में 100% आई। की फीचर्स बिल के क्या क्या इंपॉर्टेंट थे, imprisonment आपने imprisonment clauses of fines in some provisions and convert them into penalties in some others। कुछ केसेस में इन्होंने imprisonment को हटाया और फाइन्स को कन्वर्ट किया पेनल्टी, जो आपने पीछे देखा। The bill introduces compounding of offences in some provisions, which means that offenders can settle their cases by paying a certain amount without going to court trial। एक और चीज जो इंपॉर्टेंट हुई थी कि ऐसा नहीं है कि हर बार आप कोर्ट जाओगे जब आपको सहूलियत मिलेगी, आप पहले भी यानी कि बाहर आउट ऑफ द कोर्ट ट्रायल से बचने के लिए आप आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट भी कर सकते हो, ये इसमें प्रावधान रखा गया। एक और चीज जो इंपॉर्टेंट रखी गई, the bill provides for a periodic revision of fines and penalties every 3 years with an increase of 10% of the minimum amount of various offences in the specified act। और क्या क्या गया बिल की जो ये आपने चेंजेस देखे फाइन और पेनल्टी में या जो भी है, इसमें चेंजेस हम हर 3 साल में 10% की इंक्रीमेंट के साथ करेंगे, ये कहा गया था बिल, ये एक्ट में आपका। ठीक है, तो मैंने ये जो भी एक्ट ऑफ बिल था ये आपको थोड़ा समझाया है, क्या था जन विश्वास अमेंडमेंट एक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट था ये। फिर हम आगे बढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर चल रहा है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये आपके एग्जाम में 100% आएगा। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई सजेशन, कोई सुझाव देना है तो आप दे सकते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। निकिता, साक्षी, एनीथिंग? ग्रेट, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006। द फूड सेफ्टी, यही कहानी चल रही है, एक्ट ही चल रहा है, तो इसलिए आपको टर्म दोबारा नजर आ रहा है। द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 रिसीव्ड द एसेंट ऑफ प्रेसिडेंट ऑन 23 अगस्त 2006 and is known as Food Safety and Standard Act 2006, number 34 of 2006. It is an act to consolidate the laws relating to food and to establish the Food Safety and Standards Authority of India for laying down science-based standards for articles of food and to regulate the manufacture, storage, distribution, sale and import to ensure availability of safe and wholesome food for human consumption and for the matters connected therewith or incidental therein। मतलब ये कहता है कि पहले क्या था कि फूड सेफ्टी एक्ट को कंसोलिडेट कर दो, मतलब बहुत सारे फूड सेफ्टी में काम कर रहे थे एक्ट, उन सबको कंसोलिडेट करके एक्ट बनाओ। दूसरा, एस्टैब्लिश करो फूड सेफ्टी को, जो देखेगा स्टैंडर्ड्स को, जो देखेगा रेगुलेशन को, मैन्युफैक्चरिंग से लेके, स्टोरेज से लेके, डिस्ट्रीब्यूशन से लेके, इंपोर्ट से लेके, एक्सपोर्ट से लेके, ये आपकी वो चीजें एक एक्ट देखेगा और आपका एफएसआई देखेगा। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ये आपकी डेफिनेशन है एफएसएस एक्ट 2006, एफएसएस एक्ट 2006, ये डेफिनेशन है। डेफिनेशन क्या कहती है, ये कहती है, अगर अभी इंटरव्यू आप देने जाए तो डेफिनेशन पूछे, दिस इज द डेफिनेशन आपको। जेनेसिस ऑफ फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006। जेनेसिस का मतलब क्या होता है, जेनेसिस का मतलब होता है ओरिजिन, कि आपका ओरिजिन कैसे हुआ इसका, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड। प्रायर टू द एनैक्टमेंट ऑफ फूड स्टैंडर्ड्स एंड सेफ्टी एक्ट 2006, there were number of food related legislations administered by different ministries of government of India। क्या था कि 2006 से पहले, तो कहानी शुरू मैंने आपको पहले बताई, ये कहानी थी कि इंडिया में एफएसएस एक्ट 2006 से पहले बहुत सारे रेगुलेशंस थे, बहुत सारे एक्ट थे, बहुत सारे ऑर्डर्स थे, जो डिफरेंट मिनिस्ट्रीज में थे, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से आए हुए अलग अलग चीजों के थे। तो बड़ा उसमें खिचड़ी मच जाती थी कि एक चीज के लिए इतनी सारी चीजें, तो बहुत ज्यादा उसमें डिस्टर्बेंस होता था। नो लेस देन 8 legislation prescribed the minimum regulatory standards for various types of food and food products prior to FSS Act। 8 legislation और एक्ट्स ऐसे थे, ऑर्डर्स ऐसे थे जो मिनिमम रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स प्रोवाइड करते थे। 8, अब सोचो ना, कोई फूड में काम करना चाह रहा है सेफ्टी में, तो उसको 8 रेगुलेशन में पता नहीं क्या क्या देखना पड़ रहा है, तो थोड़ा सा हैफ-हैज़र्ड हो जाता था, थोड़ा सा वो बहुत ज्यादा वो यू कैन से एक्सटेंसिव हो जाता था, वो बहुत ज्यादा स्ट्रीमलाइन नहीं था। अब एक और क्वेश्चन आता है कि कई बार आपसे पूछा जाता है कि आप बताओ कि एफएसएसए एक्ट 2006 ने कितने ऑर्डर्स और एक्ट रिपेल करे, तो आपका आंसर एक है 7, एक है 8। ठीक है, कई बार बच्चे 7 लगाते हैं, 8 लगाते हैं, मुझे भी कंफ्यूजन थी, बट मैंने बहुत रिसर्च की, रिसर्च इन द सेंस बहुत मैंने बुक्स देखी, बहुत मैंने चीजें इधर उधर देखी, अपनी स्टडी करी, मेरा जो एक्सपीरियंस कहता है, फिर इसका आंसर मैंने 8 निकाला। इसके पीछे की एक वजह यह है, यहाँ पर देखो 8 लिखा, 8 लेजिस्लेशन। दूसरी वजह यह है एफएसएसआई ने इसको बहुत आंसर्स के 8 के दे रखे हैं, और एक तीसरी सबसे अहम वजह यह है कि अगर आप उसमें देखोगे कितने एक्ट रिपेल्स हुए, तो वहां पर 8वें नंबर पर लिखा है एनी एक्ट एंड ऑर्डर इन एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 19
तो जो एसेंशियल कमोडिटीज है वो खुद अपना आप में एक्ट है, तो 8वां नंबर उसका बन जाए। ठीक है, तो 8 इज द करेक्ट आंसर। कभी भी कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए, क्वेश्चन है बिना आंख बंद करके आप 8 का आंसर लगा सकते हैं। ओवर पीरियड ऑफ टाइम दिस लेड टू स्टेट ऑफ मल्टीसिबिलिटी ऑफ फूड स्टैंडर्ड्स एंड एनफोर्समेंट एजेंसीज। अब क्या था कि धीरे धीरे बहुत सारे एक्ट आते हैं तो बहुत ज्यादा ओवरलैपिंग होती थी। वो उससे कहता था ये गलत है, वो उससे कहता था इसमें ये सही नहीं है, वो उससे कहता था आप तो इस डोमेन में नहीं आते, उसमें जाओ, उसमें कराओ, वो कहता था इसमें कराओ। तो एक बहुत ज्यादा एनफोर्समेंट में दिक्कत आ रही थी। दिस क्रिएटेड कंफ्यूजन अमंग फूड बिजनेसेस, कंज्यूमर्स, ट्रेडर्स, मैन्युफैक्चरर्स एंड इन्वेस्टर्स and hampered the growth of a modern food processing sector in the country as well as fixation of safety standards. इससे क्या दिक्कत थी? कंफ्यूजन बन रहा था, सेंसिटिव चीजें आ रही थी, वो उस पर ब्लेम डालता था, ये इस पर ब्लेम डालता था। तो जो फूड बिजनेस है, कंज्यूमर्स है, वो इन्वेस्टर्स है, उनकी ग्रोथ को हैम्पर करता था कि यार अगर हम लगाएं तो इंडस्ट्री को कैसे लगाएं, कि बूते पे लगाएं कि हमें इतने ज्यादा एक्ट और स्टैंडर्ड्स के पीछे भागना पड़ेगा। तो ये एक बड़ा रीजन था जिस वजह से एफएसएस एक्ट 2006 का जन्म हुआ। तो उसमें एक और चीज है, सेफ्टी स्टैंडर्ड्स नहीं बन पा रहे थे। अब मान लो 8 लोग बैठे हैं, 8 बड़े बड़े हेड बैठे हैं, वो सब अपने अपने स्टैंडर्ड्स गा रहे हैं, तो कितने स्टैंडर्ड याद करो, कितने स्टैंडर्ड्स पीछे भागोगे। ये एक बड़ा रीजन था एक्ट का आने का। फर्दर द एग्जिस्टिंग लॉज ऑन फूड हैड फेल्ड टू मैच द रैपिड एवोल्यूशन ऑफ फूड रिलेटेड टेक्नोलॉजीज एंड एडवांसमेंट्स इन द प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड मार्केटिंग ऑफ फूड। एक और चीज तो बहुत इंपॉर्टेंट बन रही थी कि एग्जिस्टिंग जो फूड लॉज थे इंडिया में, वो रैपिड एवोल्यूशन जो हो रहा था फूड टेक्नोलॉजी में, उसको मैच नहीं कर पाया। और मैच ना करने की वजह से ही उसमें ये नुकसान था कि तो प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और मार्केटिंग फूड की होनी थी, जो एडवांसमेंट होना था वो सही से नहीं हो पा रहा। ये सब रीजन से जो फूड सेफ्टी का एक्ट आया था। रियलाइजिंग दैट हाउ इनएडिक्वेट दीज एक्ट्स एंड ऑर्डर्स वर, प्रूविंग प्राइम मिनिस्टर काउंसिल ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री 1988 recommended enactment of a comprehensive legislation of food subsuming all present food laws to modernize the food sector and ensure food. ये कहानी मैंने आपको बहुत अच्छे से पहले समझा रहा। In 2004, the Joint Parliamentary Committee (JPC) emphasized that all the present food laws should be converged and there should be just one regulatory body for whole of India. ये मैंने आपको पूरा समझा रहा है। The Food Safety and Standard Bill 2005 was passed by both the Houses of Parliament and extensive. अब बिल कौन सा है? बिल 2005 का है, very important. Extensive discussion, consultation and stakeholders and forging a consensus of contentious issue became an act on 23rd August 2006. और बिल जो 2005 का फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड का बिल 2005 का था, वो आपका दोनों हाउस में पास हुआ। कैसे हुआ मैंने आपको पूरी कहानी उसकी समझाई, कब कैसे क्या चीज हुई, उसके बाद ये बना। ठीक है, पहले तो मुझे आप ये बताइए, क्या लेक्चर आपको समझ आ रहा है? इंटरेस्टिंग लेक्चर है। लेक्चर कैसा लग रहा है आपको? थोड़ा सा फीडबैक दी। गुड। साक्षी, एक और चीज बता दो, मेरे 2 बैचेस चलते हैं। अभी मैं इंग्लिश का लेक्चर लेकर आया था और यहाँ पे हिंदी तो अलग अलग स्टूडेंट्स हैं, अलग अलग जगह। तो अगर किसी को बैच चेंज कराना हो तो यू कैन इजीली पिंग मी अप, मैं आपका बैच चेंज कर दूंगा। अगर आपको इंग्लिश में जाना है तो आप इंग्लिश में भी जा सकते हैं, जहाँ पर जो एक्सप्लेनेशन है, जो मैं बात कर रहा हूँ, वो भी इंग्लिश में होगा। कंटेंट तो देखो दोनों में सेम है, दोनों इंग्लिश में, बट वहां पर जो कन्वर्सेशन है वो आपका इंग्लिश में होगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006, एक्ट नंबर 34 of 2006 received the assent of President of India on 23rd August 2006 and thereafter published in the Gazette of India, Extraordinary Part 1, Section 1, dated 24th August 2023 में पास हुआ अगस्त 2006 में, 23 अगस्त 2006 में, और वो गजट इंडिया में 24 अगस्त 2006 को आ गया। व्हाइट कैब, अब इंपॉर्टेंट चीज, इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, अब जो अगली बार बताने जा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट। व्हाइट कैबिनेट सेक्रेटरीट नोटिफिकेशन अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल dated 17 September 2006, the subject Food Safety and Standards Act 2006 was shifted to Ministry of Health and Family Welfare from Ministry of Food Processing Industries. Very very important, very important। मतलब क्या कहता है? एफएसएस एक्ट 2006 में आया था, ठीक है। 2006 में ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंदर नहीं आता था, ये आता था आपका मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज के अंदर। बहुत इंपॉर्टेंट, फूड जब ये एक्ट बना था तो मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज के अंदर में आता था, लेकिन 17 सितंबर 2007 को ये चेंज हुआ। एक सेक्रेटरी नोटिफिकेशन निकलता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, और ये सब्जेक्ट जो है फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड, इसको शिफ्ट किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है ये जो मैंने आपको बताया, ठीक है। तो 17 सितंबर 2007 को फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में शिफ्ट हो जाता है। कहां से? मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। एक इंपॉर्टेंट जो चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग, मॉफपी जिसे कहते हैं, ये आया था आपका 1988 में। इट वॉज स्टैब्लिश इन द ईयर 1988। वेरी इंपॉर्टेंट। अब इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि एक बार सीएफएसओ में आ चुका है, पीओ में आ चुका है, और आगे आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। एक और चीज जो इंपॉर्टेंट मैं आपको बताना जो पूछना चाहता हूँ आपसे, मैंने बता दिया मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का मतलब, मुझे आपको बताना है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर किस साल आया था? इन विच ईयर वो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर वाज एस्टैब्लिश्ड? एनीवन? निकिता, एनीवन प्लीज आंसर। साक्षी, निकिता प्लीज, इफ यू डोंट नो आंसर से नो,
बट प्लीज आप आंसर दिया करें, डोंट नो। तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर वाज एस्टैब्लिश इन द ईयर 1947। इंडिपेंडेंस वाले टाइम ही मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर बनी थी। 8-9 मिनिस्ट्रीज थी जो पहले ही बनी हुई थी, उनमें हेल्थ एजुकेशन कुछ मिनिस्ट्रीज थी जो आपकी पहली थी। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ 1947, मिनिस्ट्री ऑफ फूड 1988, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर वाइड द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स रिमूवल डिफिकल्टीज ऑर्डर 2007 dated 15th October 2007 in subsection 1 clause C of section 6 the food safety and standard 2006 the word health the word food processing industry। बस 2006 के एक्ट में जो वर्ड हेल्थ था उसको वर्ड को सब्स्टिट्यूट किया गया था, द वर्ड फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को सब्स्टिट्यूट किया गया। तो ये सारी कहानी थी हमारी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट की जो चल रही है। अभी आज लेक्चर नंबर 1 कंप्लीट हुआ, कल आपका लेक्चर नंबर 2 है। आप सबसे निवेदन है, रिक्वेस्ट है, आप लेक्चर में बने रहना कल को, और जो भी कोई सजेशन है, क्वेरी है, डाउट है, अगर आपको जो प्रीमियम एडटेक टेलीग्राम ग्रुप है, मैं बार बार कहूंगा वो प्लीज जिन्होंने ज्वाइन नहीं करा वो ज्वाइन करें, क्योंकि वो आपको एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म देता है। आई अगेन रिपीट, इट्स योर, देखो कई बार होता है कि इट्स योर चॉइस, बट ये मैं कहूंगा इट्स माय, यू कैन से ऑर्डर आल्सो, इट्स माय, यू कैन से सजेशन आल्सो। आप उसको ज्वाइन करें क्योंकि वो आपको एक बहुत अच्छा सपोर्ट देगा पढ़ने की, और पढ़ाई का सपोर्ट अगर जहां मिलता है उसके लिए उससे बेहतर चीज को नहीं मिलती भाई। वहां पर मैंने ऐसा ग्रुप बनाया है जो अब तक अवेलेबल नहीं है इंडिया में, उस ग्रुप का फायदा उठाएं और थोड़ा अपने पढ़ाई को एक्सिलरेटेड वे में, अच्छे वे में उसको तैयारी शुरू करें। द ईयर 2026 विल बी नोन एज द ईयर ऑफ वैकेंसीज। तो बहुत सारी वैकेंसीज आने वाली है, वो सब आएंगी, आप तैयारी करते रहें। लेक्चर नंबर 1 आज कंप्लीट होता है, लेक्चर नंबर 2 कल स्टार्ट होगा। टाइमिंग यही रहेगी, हिंदी वालों के लिए 9 to 10, इंग्लिश वालों के लिए 8 to 9। आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा, लेक्चर पसंद आया होगा। अगर लेक्चर आपको पसंद आया है बहुत अच्छी बात है, आप पढ़ाई को चालू रखें, पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहें, अपने अंदर एक लगन, डिसिप्लिन, डेडिकेशन बना के रखें। सीएफएसओ की वैकेंसी कब तक आएगी सर? देखिए साक्षी रावत, नो वन नोस, आई वुड अगेन से नो वन नोस, बट वन एश्योरेंस इज देयर, आएगी। अब वही कहानी है कि कब आएगी, जिसे जब भी आएगी ना वो 6 महीने में खत्म हो जाएगी, आपको सांस लेने का भी टाइम नहीं देगी। आई अगेन रिपीट, जब भी आएगी वो खत्म हो जाएगी, सांस लेने का भी टाइम नहीं, ठीक है। होपफुली दिस ईयर आई एम वेरी वेरी कॉन्फिडेंट, वेरी ऑप्टिमिस्टिक, 100% इस साल आप वैकेंसी देखोगे, चाहे आप जून में देखो, जुलाई में देखो, अगस्त में देखो, सितंबर में देखो, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर होते होते वैकेंसी आप देखोगे। और ये मैं मान के चल रहा हूँ कि जो भी है अभी भी आपके पास 6 महीने प्रीलिम्स, 6 से 7 महीने प्रीलिम्स है किसी के पास, ठीक है। तो तैयारी को चालू रखो, तैयारी को बहुत अच्छे से कब्जा करके रखो। वैकेंसी आएगी, चली जाएगी, आपका नाम अगर नहीं आता है, इट वुड बी द मिसिंग ऑफ द अपॉर्चुनिटी ऑफ द लाइफ टाइम, एक लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी मिस कर दो। इसलिए अभी डोंट वरी कि कब आएगी, कैसे आएगी, एक बार इतना तैयार हो जाओ कि जब भी आएगी मेरा नाम उसमें होगा। अगर आप ये कहने लायक हो उस दिन वैकेंसीज के बारे में आप डिस्कशन करो, अच्छा। बट अभी एज माय स्टूडेंट योर मेन एम, मेन फोकस स्टडी स्टडी स्टडी, पढ़ाई करते रहो, अपना नाम रोशन करने की कोशिश करो, माँ बाप का नाम रोशन करने की कोशिश करो, थोड़ा बहुत मेरा नाम रोशन करने की कोशिश करो। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन, जय हिंद।